very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home and safe from corona. Okay, dear student, today we are starting chapter 1 of history class 10th. Chapter name is Nationalism in Europe. In this chapter, today we will discuss the last topic of this chapter, and this is the last video of this chapter. So let's discuss. First of all, we discuss about ब्रिटेन. बट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के ऊपर जो है इंग्लैंड जो है बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही चतुराई से उसने ब्रिटेन को भी अपने अधीन कर लिया था, स्कॉटलैंड को अपने पक्ष में करके, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपनी जगह ज्यादा बना दी, अपने मेंबर ज्यादा कर लिए थे बेटा. ठीक है, तो उन्होंने उस समय जो है ट्रीटी साइन की थी. एक एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो साइन हुआ था 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में बेटा. ठीक है, और उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है बेटा, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, और स्कॉटलैंड के ऊपर जो था इंग्लैंड का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था. और इंग्लैंड ने क्या किया, अपना जो इन्फ्लुएंस था वो किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर डालना शुरू कर दिया. और इसी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लैंड के जो मेंबर्स, उनकी जो संख्या थी वो ज्यादा हो गई बेटा. उन्होंने स्कॉटलैंड को भी अपने अधीन कर लिया और ब्रिटेन को भी अपने अधीन कर लिया. ओके, आफ्टर दैट बात करेंगे हम आयरलैंड की. आयरलैंड जो था बेटा, आयरलैंड के ऊपर, आयरलैंड जो था बेटा वो टू जो है उसमें डिवाइड था, टू रिलीजन में डिवाइड था, टू कैटेगरीज में डिवाइड था. एक तो थे कैथोलिक श्रेणी रहती थी वहां पर, एक मतलब ठीक है कैटेगरी थी, दूसरी थी प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. इंग्लैंड की नजर आयरलैंड के ऊपर पड़ी. उसने क्या किया कि किस तरह से आयरलैंड को भी अपने कब्जे में करना है. तो इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को बोला, प्रोटेस्टेंट के साथ अपना संबंध बनाए. उन्होंने कहा कि कैथोलिक को हटा दो, मतलब कैथोलिक को हटा के आप अपनी जगह बना लो. तो उन्होंने क्या किया, दोनों में फाइट करवा दी. कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट में किसने फाइट करवाई, इंग्लैंड ने फाइट करवाई. ओके, तो दोनों में फाइट हुई, और जो है ज्यादातर जो है कैथोलिक के ऊपर जो है प्रोटेस्टेंट ने हमला किया. देन फिर क्या, ड्यू टू फाइट जो है कैथोलिक के ऊपर फाइट की वजह से इंग्लैंड जो है उस आयरलैंड के ऊपर भी अपना कब्जा कर पाया. और उसके बाद 1801 में इंग्लैंड ने जो है आयरलैंड के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया. ओके बेटा, देन न्यू ब्रिटेन जब बन गया तो उस समय भी वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज थोपी गई थी उनको, और जो है ब्रिटेन का फ्लैग जो है वहां पर होस्ट किया गया था. ठीक है, तो ये था ब्रिटेन एंड आयरलैंड की कहानी. आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी कि 18th सेंचुरी में जो था बेटा, आपका जो हेडिंग है विजुअलाइजिंग द नेशन को किस तरह से विजुअलाइज किया गया. 18th सेंचुरी में बेटा उस समय एक वर्ड था पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या है, एडिंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन. ओके, मतलब एक ह्यूमन कैरेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, किसके लिए, समथिंग नॉन ह्यूमन के लिए. यानी कि एक जो पर्सोनिफिकेशन एक तरह से सिंबल है, जिसको हम एलिगोरी भी बोलते हैं, ALLEGORY, एलिगोरी बोलते हैं. एलिगोरी जो है मतलब एक वुमेन के स्टेटस को, एक वुमेन की जो है छवि को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल के रूप में वो रिप्रेजेंट करती है वुमेन. अगर कोई भी अच्छा वर्क करता है उसको एक वुमेन की स्टैचू या एक लगा लो एक प्राइज के रूप में उनको एक सिंबल दिया जाता है. अभी ये इसने बहुत अच्छा वर्क किया तो इसको एक ये वाला जो है इनाम दिया जाए. तो इनाम के ऊपर जो होता है, जैसे उसके ऊपर एक सिंबल जो बना होता है वो औरत की शक्ल का बना होता है बेटा. ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई एक्टर है, अमिताभ बच्चन है, या फिर कोई भी आप अपना पसंदीदा एक्टर लगा लो. जब भी वो जब फिल्म में कोई अच्छी हीरो की एक्टिंग करता है तो उसको अलग से मतलब जो देखा जाता है, तो उसको अच्छा वर्क करने के लिए उसका जो इम्प्रेशन है लोगों के ऊपर पड़ता है. देन उसको अच्छा वर्क करने के लिए उसको सम्मानित किया जाता है, उसको एक जो है प्राइज दिया जाता है, जिस प्राइज की जो शक्ल होती है वो
जो सिंबल होता है वो सारा का औरत के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब औरत की शक्ल का दिया जाता है बेटा। आपने बहुत सारे ऐसे अवार्ड, फीफा अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड में आपने देखा होगा बेटा, ठीक है। इस तरह के आपको प्राइजेस मिलते हैं बेटा, अवार्ड मिलते हैं। तो मतलब ये पर्सोनिफिकेशन जो है, एक सिंबल है, एक औरत को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके लिए, लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए एंड रिपब्लिक के लिए। यानी कि वो सिंबल जो है पर्सोनिफिकेशन, जिसको एलेगोरी बोला जाता है, ये किसके लिए, लिबर्टी के लिए, जस्टिस के लिए और रिपब्लिक के लिए। अब आपकी बुक में दे रखा है कि जो रिपब्लिक, जो लिबर्टी है, लिबर्टी के रूप में दे रखा है कि ब्रोकन चेन, एक ब्रोकन चेन है, तो वो किसका सिंबल है, वो फ्रीडम का सिंबल है। अगर वहां पर रेड कैप दिखाई दे रही है तो रेड कैप किसका सिंबल है, वो भी फ्रीडम का सिंबल है। और अगर जस्टिस की बात करें तो सिंबल जो है ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो है, उसने एक तराजू जो है वो उठा रखी है, तो वो किसका सिंबल है, वो जस्टिस का सिंबल है। रिपब्लिक का मतलब प्रजा का राज, प्रजातंत्र जो है बेटा, उसको रिपब्लिक बोला जाता है। तो ये एलेगोरी और पर्सोनिफिकेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। ओके, सिंबल ऑफ जस्टिस, सिंबल या फिर जो है इसको बोल सकते हैं सिंबल फॉर बेटर वर्क। ओके, अब उस समय देखो तो एक और कहानी आपको बता रही हूँ, नेशनलिज्म। लास्ट पॉइंट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म मैंने आपको बताया था, नेशनलिज्म की फीलिंग कब आती है, जब आपके अंदर जो है नेशन के प्रति जो है फीलिंग आती है, देश के प्रति प्यार जागृत होता है। और आपको मैंने रोमांटिसिज्म के बारे में बताया था। रोमांटिसिज्म जो था अपने फोक लोर, अपने फोक सॉन्ग, फोक डांस से, फोक जो है पोइट्री से लोगों को अवगत कराया जाए अपने नेशन के प्रति, उनकी जो फीलिंग है वो ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि जो कंट्री है वो नेशनलिज्म की आड़ में जो है नेशन स्टेट बना सके। तो जो है नेशनलिज्म का मीनिंग ये है। ओके, एंड इंपीरियलिज्म का मीनिंग मैं अभी इसी डिटेल में आपको पता चलेगा, बताऊंगी कि बल्कान एक स्टेट थी। बल्कान जो स्टेट थी बेटा वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। बल्कान जो स्टेट थी ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी बेटा। तो उस समय बल्कान में कौन कौन सी कंट्री थी, उसमें थी बेटा, अगर हम बात करते हैं, रोमानिया थी, बुल्गारिया थी, अल्मीनिया थी और ग्रीस थी। अर्मीनिया, ग्रीस, रोमानिया एंड बल्गारिया बेटा। ओके, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो थी बल्कान में थी बेटा। तब उस समय जो थे ये जो बल्कान था ऑटोमन एम्पायर के अंडर था बेटा। ओके, और उस समय बल्कान जो थे, जो स्टेट, जितनी भी स्टेट थी बल्कान में, जितनी भी कंट्रीज थी बेटा, उनमें आपस में जेलसी होने लगी। उनको जेलसी होने लगा कि क्यों ना, मतलब उनके दिमाग में ये था कि हम अलग अलग स्टेट बन जाए और पावरफुल स्टेट बन जाए, और वांट टू स्प्रेड देयर टेरिटरी, मतलब अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना चाहते थे। और उनमें आपस में जो है जेलसी की जो फीलिंग थी वो जो है वो आने लगी थी। किनमें, बल्कान में जो भी स्टेट थी उनके बीच में, मतलब वो एक दूसरे से जेलसी करने लगे और उनमें जो है मतलब जो है जेलसी की भावना आने लगी। और वो चाहते थे कि दे वांट दैट के अपनी टेरिटरी को और किस तरह से स्प्रेड किया जाए, बढ़ाया जाए। ओके बेटा, देन उस समय जो थे बल्कान के ऊपर अब 4 कंट्री जो थी अलग से आई। उन्होंने सोचा कि बल्कान के ऊपर जो है हमला किया जाए, मतलब, और उसकी जो दूसरी टेरिटरी के इसमें कौन सी कंट्री थी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एंड जर्मन। आई रिपीट अगेन, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एंड जो है जर्मन। ये चारों कंट्रीज के बीच में क्या होने लगा, फाइट होने लगी। किसको लेने के लिए, बल्कान की टेरिटरी को लेने के लिए, बल्कान के लिए, कि बल्कान की जो टेरिटरी है हमारे हिस्से में आ जाए, जिससे कि हम पावरफुल बन जाए। जैसे जर्मनी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, हंगरी है, या फिर हम बात करते हैं उसकी इंग्लैंड की है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चारों कंट्री जो है ये चाहती थी बल्कान उनके कब्जे में आ जाए, उनकी टेरिटरी जो है स्प्रेड हो जाए और वो पावरफुल कंट्री बन जाए। तो उन्होंने क्या किया, चारों कंट्रीज में ये जो है फाइट होने लगी। ये जो चारों कंट्रीज जो फाइट थी वो क्या हो गया, किसके लिए थी, पावर के लिए थी, अपने आप को ज्यादा पावरफुल करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म बोलते हैं। यानी अपने कंट्री की पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम मिलिट्री पावर यूज करते हैं, हम और सब बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। ओके, होप यू अंडरस्टूड अबाउट इंपीरियलिज्म बेटा। अब मैनी कंट्री जो थी उस समय, अब ये जो थी उसमें क्या हो गया, चारों कंट्रीज में बल्कान को लेके फाइट होने लगी। तो ये किसका संकेत था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब शुरू हो गया, मतलब।
और मैनी कंट्रीज थी उस समय यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनियलिस्ट थी, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के अंडर थी बहुत ज्यादा, और उन कंट्रीज में ऑल द कंट्री वांट एंटी कॉलोनियलिज्म, यानी कि एंटी इंपीरियलिज्म। वो चाहते थे कि हम किसी भी, बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्री थी वो नहीं चाहती थी कि हम लोग जो है किसी के अंडर रहे, हम अपने नेशन जो है स्टेट अलग से बनाना चाहते हैं, हम अलग से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। देन वो सारी की सारी जो है बेटा ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो नेशन स्टेट की जो फीलिंग थी, वो सारी की सारी यूरोप में फैल चुकी थी, स्प्रेड हो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि किस लिए? क्योंकि वो नेशन स्टेट बनना चाहती थी और उनमें भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो उस समय जो है भर चुकी थी उनके माइंड में, उनके दिलों में, ठीक है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सभी जो है मिलजुल के, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी, मिलजुल के फाइट की और नेशन स्टेट एस्टैब्लिश हुई बेटा। तो ये जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, नेशनलिज्म इन यूरोप बेटा। तो मैंने आपको ब्रिटेन के बारे में, आयरलैंड के बारे में, जो भी इसमें टॉपिक थे जो बताए हैं बेटा, और आज जो है पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताया, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में बताया बेटा, एंड आयरलैंड के बारे में बताया, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन मैसेज मी, ओके, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. Till then, bye and have a nice day.